इस वीडियो लेक्चर में अध्याय 5 सम्मिश्र संख्या और द्विघात समीकरण के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आइए समझते हैं कि सम्मिश्र संख्या होता क्या है। सबसे पहले एक गॉस का दिया हुआ स्टेटमेंट है कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन, यानी गणित रानी है, ऑफ साइंस विज्ञान की रानी है। तो गॉस कह रहे हैं कि मैथ जो है, गणित जो है ना, वो विज्ञान की क्या है, रानी है। एंड अर्थमेटिक, मैथ के 3-4 भाग होते हैं, जिसमें अर्थमेटिक आता है, एडवांस आता है, ट्रिगोनोमेट्री आता है, बहुत सारी मैथ की शाखाएं हैं। तो उसमें एक शाखा है जिसका नाम क्या है, अर्थमेटिक, जिसको बोलते हैं अंक गणित बोलते हैं। अर्थमेटिक इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि जो गणित की जो रानी है वो क्या है, अंक गणित है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि 10th क्लास को पढ़ते हुए चलेंगे कि 10th क्लास में हमने क्या सीखा था। तो क्लास 10th में हम लोग द्विघात समीकरण पढ़े थे हम लोग। टेंथ क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण पढ़े थे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b तथा c, a, b तथा c पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्याएं, जबकि a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। ये द्विघात समीकरण का परिभाषा हो गया। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें x² का कॉफिशिएंट a है, यानी कॉफिशिएंट का मतलब गुणांक कहते हैं, x का गुणांक क्या है, b है, और c को बोलते हैं अचर पद। बराबर क्या हो, 0 हो। जब तक बराबर 0 नहीं लगता है उसको समीकरण हम लोग नहीं कह पाएंगे। समीकरण नहीं कहते हैं जब बराबर क्या होता है, बराबर लग जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, समीकरण। मान लीजिए कि 5 है तो उधर लाएंगे तो 0 होना ही है, होना है। बराबर लग जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, समीकरण, वरना समीकरण न कहेंगे, उसे असमिका कहते हैं। क्या कहते हैं, जहां a b c ये क्या है, तीनों पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ही a का मान 0 कर देंगे तो ये पार्ट हट जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा bx प्लस c, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 1। जब पावर 1 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। द्विघात समीकरण क्या होता है कि जिसका पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे हम, द्विघात समीकरण। इतना हम लोग पढ़े थे। और हम लोग कुछ कुछ बातें पढ़े थे इसमें कि इसका एक विवेचक था, विवेचक, या उसको हम लोग विवितकर कहते थे। क्या कहते थे, विवितकर। और ये विवितकर या विवेचक जो था, इसको हम लोग डी से सूचित करते थे। किससे, डी बराबर फॉर्मूला होता था b² माइनस 4ac। यही विवेचना करता था कि ये मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। डी के माध्यम से ही हम लोग क्या करते थे, पता करते थे। समीकरण का जो ये हल होगा, तो इसके हल को हम लोग x बराबर लिखते थे -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। और इसी चीज को हम लोग अल्फा और बीटा के रूप में से क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे कि ये इसका प्लस वाला वैल्यू ले लेंगे या माइनस वाला वैल्यू ले लेंगे, तो एक का मान हो जाएगा अल्फा, दूसरे का मान क्या जाएगा, बीटा। अब चूंकि d² बराबर b² माइनस क्या होगा, 4ac, तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, चलिए, d का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे। ये सब हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, मूल
वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक तथा असमान लिख देते हैं। मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग आएगा तथा असमान होंगे, यानी भिन्न भिन्न आएंगे। चैप्टर नंबर 4 शायद 10वां क्लास में द्विघात समीकरण है। और d का मान अगर 0 के बराबर हो जाए तो मूल तो वास्तविक होगा, मूल तो वास्तविक होगा तथा जो दोनों के दोनों जो मान प्राप्त होंगे, अल्फा और बीटा के जो मान प्राप्त होंगे वे क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। और तीसरा हम लोग बात पढ़े थे कि जो d का वैल्यू होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा हो, तो मूल वास्तविक ही नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, हम लोग ये भी पढ़े थे कि जितना पावर यहाँ पर होगा उतने ही इसके मान प्राप्त होंगे, यही पढ़े थे हम लोग। जैसे पावर 2 है, इसके 2 मान प्राप्त होंगे, अल्फा और बीटा। पावर 3 कर दी जाएगी तो इसके 3 मान प्राप्त होंगे, अल्फा, बीटा और गामा प्राप्त होगा। तो ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे। एक बार फिर समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c बराबर 0 होता है। उसको हम लोग द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर देते हैं, तो x बराबर क्या होता है, -b + -√b² - 4ac/2a होता है। और इसमें आता है d, एक और फॉर्मूला इसमें हम लोग इस्तेमाल करते थे कि x बराबर -b ± अंडर रूट, यहाँ पे d लिखते थे बटा में 2a। तो कुछ नहीं है, जहां पर b² - 4ac उसकी जगह क्या भर दी हम, d। तो d को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, इसको विवेचक या विविधकर बोलते हैं। यानी किसी द्विघात समीकरण को बिना हल किए केवल हम ये पता देख करके पता लगा सकते हैं कि इसके मूल वास्तविक होंगे या काल्पनिक होंगे। वास्तविक होंगे तो क्या दोनों के दोनों मान समान होगा या भिन्न भिन्न होगा, ये हम लोग विवेचक के माध्यम से निकालते थे। यानी कि b का स्क्वायर कीजिए 4ac के साथ दोनों को गुना करके घटा दीजिए, अगर उसका मान 0 से बड़ा आ जाए या 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक होगा। अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक तो होगा ही, साथ साथ क्या होगा, दोनों का मान अलग अलग होंगे। लेकिन जैसे d का मान क्या होगा, 0 के बराबर हो जाता है, मूल वास्तविक तो होगा लेकिन दोनों मान क्या जाएंगे, समान होगा। और d का मान जैसे ही 0 से छोटा हो जाता है मूल वास्तविक ही नहीं होगा। और जब हम 10th क्लास में आपको पढ़ाए थे तो ये बताए थे कि इसकी पढ़ाई 11वीं क्लास में करनी है, ये बात हम वहां पे लिखे भी हैं। तो अब हम लोग क्लास 11 के प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर गॉस का पता ही आपको कि गॉस क्या बोले थे। हम कल्पना करते हैं कि -√1 जो रूट है माइनस में एक संकेतन से निरूपित करते हैं, इसे i² प्राप्त करते हैं। तो पहले समझते हैं, अब कुछ समीकरण पे हम बात करते हैं कि जैसे x² - 1 बराबर आपको 0 दे दी जाए तो इसको आप कैसे निकाल पाइएगा, हल कैसे निकालेंगे, निकालिएगा। आप लिखिए कि x² बराबर, ये माइनस इधर का होगा प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट हो जाएगा और रूट के आगे लग जाएगा प्लस और माइनस, और x बराबर हो जाएगा +-1 हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको निकालना चाहे तो इसको x² - 1 बराबर 0 सेकेंड विधि से आप कैसे निकाल पाइएगा, तो x² - 1 का स्क्वायर लिख पाएंगे हम, और a + b × a - b का हम फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि a² - b² का जब क्या लिख पाएंगे हम, एक बार प्लस में x + 1 × x - 1 बराबर 0, और दोनों को हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो x + 1 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा, प्लस में है उस तरफ जा करके -1 हो जाएगा, और इसको x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये गुणनखंड विधि से हल किए। तीसरी विधि क्या लगा सकते थे इसमें हम, थर्ड मेथड, कि x² - 1 बराबर 0 है
तो a का वैल्यू x स्क्वायर के जो आगे लगता है उसे क्या कहते हैं, हम a कहते हैं। b का वैल्यू जो x के आगे लगा तो उसे b कहते हैं। इसमें x के आगे कुछ है नहीं तो उसको 0 कर लेंगे। और तीसरा टर्म c क्या है हमारे पास, -1 है। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर लेंगे हम, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। इस समीकरण का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x बराबर माइनस बी के जगह पर क्या भरेंगे, 0 प्लस माइनस अंडर रूट बी का वैल्यू 0 का स्क्वायर -4 गुना 1 गुना माइनस बटा में 2 गुना 1। तो ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट 0 का स्क्वायर तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 बटा में 2 का एक बार में प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बचेगा 4 बटा में 2। तो यहाँ से जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल बटा में 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो ये जाएगा प्लस माइनस 1। यानी कि x का वैल्यू एक बार हम प्लस में ले लेंगे और एक बार, तो ये निकालने की विधि थी। हमको ये अच्छे से पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए, जैसे मान लिया कि -5 में हम -5 से गुना करते हैं तो क्या रिजल्ट देगा, और 5 में 5 से गुना किया जाए तो क्या देगा, 25। यानी कि इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और 5 का स्क्वायर भी क्या होगा, 25। क्या ऐसी कोई दुनिया में कोई संख्या बनी है जिसका स्क्वायर करने पर निगेटिव दे? दुनिया में ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि प्लस में अगर हम प्लस से गुना करें तो भी प्लस देता है, माइनस में माइनस से गुना करें तो भी क्या देता है, प्लस। और स्क्वायर में हमको सेम चीजों का गुना करना था, 2 बार करना होता है। यानी कि प्लस में हम प्लस से ही गुना कर पाएंगे और माइनस में हम माइनस से ही गुना कर पाएंगे, लेकिन हर बार रिजल्ट क्या देगा, प्लस देगा। यानी कि किसी भी दुनिया में किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं, चाहे वो प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, तो रिजल्ट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। यानी कि हम वर्गमूल किसी भी संख्या का निकालेंगे तो वो या तो प्लस में होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। 0 से छोटा वाला का हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं। तो अब हम लोग 0 से छोटा वाला का वर्गमूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन ये दे दी जाए कि x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एक क्वेश्चन ये दे दी जाए, अब आप क्या कीजिएगा, तो x स्क्वायर बराबर कीजिएगा -1, यही कीजिएगा। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 और इसके आगे लग जाएगा कुछ, यहाँ पे -1 होता, -1। दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जिसको हम 2 बार गुना करें और रिजल्ट में क्या दे दें। जैसे हम -1 में अगर हम -1 से गुना करें तो भी क्या देगा हमको, +1 देगा। 1 में 1 से गुना करें तो भी क्या देगा हमको, +1 ही देगा। -1 तो कभी देगा ही नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, यानी कि वास्तविक जिंदगी में ये नहीं है, बट हम कल्पना कर लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, ये हमारा आयोटा हो गया। आयोटा का मतलब, आयोटा एक काल्पनिक संख्या है। ये आयोटा का मतलब होता है कि आई बराबर जो होता है वो हो जाता है अंडर रूट -1। क्या जाता है, एक हम लोग इसको मान लिए कि जो माइनस जो 1 होगा रूट के अंदर होगा, उसको हम क्या मान के चलेंगे, आई मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे हम, यहां तक कोई दिक्कत है। चले अब यहां से एक और प्रश्न लेते हैं हम। तो x स्क्वायर अगर प्लस में 9 बराबर 0 हो तो इसको क्या कह पाएंगे हम कि x स्क्वायर बराबर, ये 9 प्लस में इधर आकर के क्या जाएगा, x, अब स्क्वायर हटा देंगे तो बराबर क्या जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और क्या जाएगा, -9 हो जाएगा ना, और इसके आगे लग जाएगा प्लस माइनस। तो x बराबर आ गया प्लस माइनस, इसको वर्गमूल तो नहीं निकाल पाएंगे, तो इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि √9 गुना √-1, क्योंकि हमको ये पता है कि अंडर रूट m गुना अंडर रूट n बराबर होता है अंडर रूट mn। क्या होता है, ये पता है ना,
लेकिन ये किसके लिए होता है, वास्तविक संख्याओं के लिए होता है। किसके लिए होता है, तो फिलहाल तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए। अभी यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल, और इसको हम क्या मान चुके हैं, आई। क्या मान लेते हैं, आई को बोलते हैं आयोटा, तो इसको बोलेंगे आई। यानी कि यहाँ x का वैल्यू क्या आ गया, या तो आप 3i लिखिए या क्या लिखिए, -3i लिखिए। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि अब कभी भी किसी का मान निकालना होगा तो हमको -1 का जैसे ही रूट आएगा उसके जगह क्या लिख पाएंगे हम, आई लिखना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत है, तो वही कह रहा है कि हम कल्पना करें कि रूट के अंदर -1 संकेतन से निरूपित है, संकेतन आई से निरूपित है। किससे, आई से निरूपित है। आई स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1 प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य है कि आई समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का एक हल है। कुछ छूट गया यहाँ पर लगता है। ए प्लस जो होता है सम्मिश्र संख्या जो होता है, ये सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी के लिए a वास्तविक भाग कहलाता है। अब सम्मिश्र संख्या क्या होता है समझते हैं इसको। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या दो संख्याओं से बना है, एक वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों से मिलकर के सम्मिश्र संख्या बना है। हम लोग अभी 10वीं क्लास तक जो पढ़ते आए हैं उसमें वास्तविक संख्या ही पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े हैं। लेकिन अब हम लोग 11वीं क्लास में काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, तो उन दोनों क्या कहते हैं हम, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, और सम्मिश्र संख्या को हम z से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं, और इसका सिंबल हो जाता है a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, जहां a तथा b वास्तविक संख्याएं हैं। a तथा b क्या है, वास्तविक संख्या है। a भी वास्तविक संख्या है, b भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और i क्या है, i काल्पनिक संख्या है। i क्या है, देखिए a और b की हम बात कर रहे हैं। a क्या है, वास्तविक संख्या है, b भी क्या है, वास्तविक संख्या, लेकिन i क्या है, काल्पनिक संख्या है। लेकिन इसमें जो वास्तविक पद जो कहलाएगा वो टर्म वास्तविक पद ये होगा, a बराबर वास्तविक पद और जो IB होगा ये क्या है, काल्पनिक पद है। बात समझ में नहीं आई। अभी आप कह रहे हो कि a का मान, आप बोले कि a और b क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे हम लिख दिए कि 3 + 4i लिख दिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 + i × 4। हम पूछे 3 कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। 4 कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन जो टर्म जो पद है वो पद ये वाला जो टर्म है ये क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन जिसमें i लगा हुआ है वो टर्म कौन सा होगा, काल्पनिक संख्या होगा, क्योंकि i क्या है, काल्पनिक संख्या है। तो वास्तविक भाग कौन सा कहलाएगा, a कहलाएगा। तो वास्तविक भाग को हम लोग रियल नंबर सूचित करते हैं। किससे, वास्तविक भाग को हम लोग बोलते हैं रियल। तो रियल, और z यहाँ पे लिख देंगे, z से हम लोग सम्मिश्र संख्या को दर्शाते हैं। z से किसको दर्शाते हैं, सम्मिश्र संख्या को। तो रियल z लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और इमेजिनरी काल्पनिक संख्या को i हम कहते हैं और z लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, i b हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर हम इसको Z1 मान लें, अगर Z2 अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा C + ID, C प्लस। तो इसमें रियल नंबर कौन सा होगा हमारा, रियल टर्म जो होगा, रियल Z की बात कर लें, Z2 का बात कर लें तो कौन सा हो जाएगा पद, C हो जाएगा। और इमेजिनरी का बात कर ले हम तो ये क्या हो जाएगा, ID। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई।
तो यही बात यहाँ पर लिखा हुआ था कि सम्मिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी के लिए a वास्तविक भाग कहलाता है तथा आर ई जेड द्वारा निरूपित किया जाता है। वास्तविक भाग को हम किससे निरूपित करते हैं? आर ई से रियल और जेड से सम्मिश्र संख्या निरूपित किया जाता है। और बी काल्पनिक भाग है जिसे आई एम जेड, आई एम से इमेजिनरी, इमेजिनरी में काल्पनिक संख्या और जेड मतलब सम्मिश्र संख्या द्वारा निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि z बराबर 2 प्लस आई फाइव, देखिए एक एग्जाम्पल है कि z बराबर क्या है 2 प्लस आई फाइव। अब इसमें आप बताइए कि रियल टर्म कौन होगा? तो जिसमें आई नहीं लगा है वो रियल टर्म हो गया, ये रियल टर्म हो गया। तो रियल z क्या मतलब क्या जाएगा? 2। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जिसमें आई लगा उसे क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में क्या जाएगा? 5। दो सम्मिश्र संख्या है जेड आई बराबर क्या है? a प्लस आई बी। Z2 बराबर क्या जाएगा? C प्लस, अगर मान लो कि ID दिया हुआ है तो यहां से अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों क्या होंगे? तो A बराबर क्या हो जाएगा? C और B बराबर क्या होगा? D। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि Z1 दे दिया कि 7 प्लस आई 5 और Z2 दे दिया है x प्लस आई बी। ठीक है, और ये बात बोल दिया गया है कि Z1 इक्वल है Z2 के। Z1 किसके बराबर है? तो हम तुलना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तुलना करने पर, तुलना करने पर वास्तविक पद को वास्तविक पद के साथ तुलना करेंगे और काल्पनिक पद को काल्पनिक पद के साथ। ये दोनों वास्तविक पद कहलाते हैं। तो 7 बराबर x, यानी कि इसीलिए x बराबर हम क्या कर सकते हैं? 7। काल्पनिक पद क्या है इसमें? I5 क्या है? काल्पनिक है। देखिए अगर 5 कोई पूछेगा कि 5 क्या है तो 5 वास्तविक संख्या है, लेकिन I5 क्या है? काल्पनिक पद है। क्या है? हाँ, और यह हो जाएगा IB। I से I और 5 बराबर, इसीलिए B बराबर क्या जाएगा? 5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो जब भी तुलना करने की बात बोलेगा तो इस तरह से चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 1 है, उदाहरण संख्या 1 है कि यदि 4x प्लस आई इंटू जो है 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आई इंटू माइनस 6 है, जहां x और y क्या है? वास्तविक संख्या है। x भी वास्तविक संख्या और y भी क्या है? वास्तविक संख्या है। तब x और y का मान ज्ञात करना है। ये बराबर दिया है ना, बराबर का मतलब क्या है? कि ये आपस में दोनों बराबर हैं। इसका मतलब वास्तविक पद जो होगा वास्तविक पद के बराबर होगा। तो लिख देंगे तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तुलना करेंगे हम तो इसका जो पहला जो पद है वास्तविक टर्म है, ये कौन सा है? देखिए ये आपका वास्तविक टर्म है। यहाँ वास्तविक टर्म कौन सा है? 3। तो यहां से हो जाएगा 4x बराबर, x बराबर क्या जाएगा? 3 बटा में। कोई दिक्कत यहां तक? अब सेकेंड टर्म जो है काल्पनिक वाला टर्म है उसको देखते हैं। ये वाला जो टर्म है वो क्या है? काल्पनिक संख्या वाला टर्म है। इधर में ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। तो इसका तुलना करेंगे, यानी कि आई 3x माइनस वाई बराबर क्या जाएगा? आई माइनस 6। आई से आई और 3x माइनस वाई बराबर माइनस 3। x का वैल्यू कितना ले आए हैं हम? तो भर देंगे यहाँ पर 3 बटा में माइनस वाई बराबर 3 तिहाई बटा में माइनस वाई बराबर माइनस 6 माइनस 9 बटा में 4 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो माइनस 6 चौका माइनस कितना? माइनस वाई बराबर माइनस 33 बटा में 4, माइनस से माइनस। तो y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया? y का जो वैल्यू आ गया वो 33 बटा में 4। इसीलिए हम कह पाएंगे कि जो x का वैल्यू था वो 3 बटा में 4 था
और y का वैल्यू 33/4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो क्या क्या पढ़े अभी तक हम एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का फॉर्म का होता है, जहाँ a b c क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। विवेचक के विवेचक किससे कहते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। एक द्विघाती सूत्र था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और x बराबर इसी को हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस, इसके जगह पर हम d लिखते थे बटा में 2a। डी का फॉर्मूला ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही जांच बताता है कि मूल होगा, जिसको मान जो प्राप्त होगा वो वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा। इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। पहला कंडीशन है कि डी का मान 0 से क्या हो, बड़ा हो, यानी कि 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा और 2 को मान प्राप्त होगा, भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। डी का मान 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, समान होंगे। और डी का मान 0 से जैसे ही छोटा हो जाता है तो मूल वास्तविक ही नहीं होगा, मूल क्या जाएगा, काल्पनिक होगा। अब काल्पनिक मान के लिए हम क्या मान लिए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करना बड़ा आसान था, माइनस इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट होगा, रूट क्या लग जाएगा प्लस माइनस, और एक का वर्गमूल लेना बिल्कुल आसान है, एक होता ही है। अगर सेकंड तरीके से इसको हल किए गुणनखंड विधि से, और तीसरा जो था इसको फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व कर दिया, ठीक है। सब में क्या आएगा, सेम वैल्यू ही आएगा। लेकिन अगर यही बात हम दे दी जाए कि जहां पर माइनस है वहां पर क्या कर दे, हम प्लस कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या कर दे, 0। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो स्क्वायर हटाते ही क्या जाएगा, रूट होगा। लेकिन हमको पता है कि दुनिया में किसी भी संख्या का अगर हम वर्क करते हैं, जैसे -5 और -5 से गुना करें तभी क्या देगा, 25 देगा, प्लस में देगा। माइनस से माइनस से गुना करेंगे तभी क्या देगा, प्लस देगा, प्लस और प्लस से गुना करेंगे तभी क्या देगा। यानी कि दुनिया में ऐसी कोई संख्या ही मौजूद नहीं है जिनको गुना करने पर, वर्ग करने पर -1 दे दे। इसी चीज को हम लोग क्या मान लेते हैं, आई। यानी कि जो अंडर रूट के अंदर -1 से क्या मान लेते हैं हम लोग, आई। आई को बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं। अब याद कर लीजिए कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर हो जाता है आपका अंडर रूट -1। अगर इस हिसाब से अगर हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 दे दे बराबर क्या कर दे, 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट लग जाएगा। अब इसको अलग अलग करना होगा, क्योंकि 9 को हम अलग लिख सकते हैं, हमको पता है कि रूट आई को हम रूट के अंदर -1 को क्या कहेंगे, हम आयोटा कहेंगे। तो 9 गुना क्या कर लेंगे, -1 कर लेंगे, तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, और आई का इसको जगह पर क्या लिख देंगे, हम आई लिख देंगे। इसका मान क्या आएगा, 3i या -3i आएगा। फिर हम लोग क्या समझे हैं कि सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं, तो z बराबर a प्लस IB को हम सम्मिश्र संख्या से निरूपित करते हैं। सम्मिश्र संख्या में 2 पद आएंगे, एक वास्तविक संख्या आएगा और एक क्या आएगा, काल्पनिक संख्या आएगा। सम्मिश्र संख्या वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या, z बराबर क्या होगा, a प्लस IB होगा, जिसमें a और b क्या है, ये वास्तविक टर्म है, सॉरी वास्तविक संख्याएं हैं, क्या है, a और b वास्तविक संख्या है। लेकिन जब टर्म की बात करेंगे, पद की बात करेंगे, तो a क्या है, वास्तविक पद है, और ये क्या है, ये पद क्या है, काल्पनिक पद है। लेकिन जब a और b की हम बात करेंगे, a और b दोनों वास्तविक संख्या है, क्या है, और पद की बात करेंगे तो ये वास्तविक पद है, और जिसमें भी i लग जाएगा वो क्या है, काल्पनिक पद है। तो a को हम कहेंगे वास्तविक पद और IB को कहेंगे हम काल्पनिक पद। वास्तविक पद को लिखने का सिंबल है रियल नंबर, से वास्तविक संख्या कहते हैं, और z को कहते हैं सम्मिश्र संख्या, यानी कि रियल z लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, a। इसको बोलेंगे, सेकंड पार्ट को बोलते हैं इमेजिनरी z लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, IB। अगर Z2 हम मान लें कि C प्लस क्या हो, ID हो, तो इसको रियल नंबर Z2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C वाला आ जाएगा, और काल्पनिक जो भाग हो क्या होगा, ID हो जाएगा, ठीक है। तुलना करने के लिए अगर कोई समीकरण 2 को बराबर है, Z1 प्लस सम्मिश्र संख्या 2 को बराबर है, तो वास्तविक भाग के बराबर होगा और काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग के बराबर होगा। इसके बाद ये क्वेश्चन देखे थे हम लोग। अब उसके बाद में आता है कि 2 सम्मिश्र संख्याओं का योग को हम समझते हैं कि जैसे एक सम्मिश्र संख्या Z1 बराबर a प्लस IB है, दूसरा सम्मिश्र संख्या Z2 बराबर C प्लस ID है। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें a को हम क्या कहेंगे, वास्तविक पद, क्या बोलेंगे, IB को क्या बोलेंगे हम, काल्पनिक पद, C को क्या बोलेंगे, और IB को क्या बोलेंगे। कोई 2 सम्मिश्र संख्याएं हैं तब Z1 प्लस Z2 अगर हम जोड़ते हैं, तो जब भी जोड़ेंगे तो वास्तविक पद को वास्तविक पद के साथ जोड़ेंगे और काल्पनिक पद को काल्पनिक पद के साथ जोड़ेंगे।
यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोला जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि 2 + i3 प्लस -6 प्लस क्या है i5 है। अच्छा इसको छोड़ दिया, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना हो तो Z1 + Z2 जब हम करेंगे तो वास्तविक पद जो होगा वास्तविक पद के साथ ही क्या होगा, तो यानी कि A को हम C के साथ जोड़ पाएंगे, A भी वास्तविक C भी, तो दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। ये काल्पनिक पद है IB और ID क्या है, तो IB + ID को जोड़ेंगे तो I कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा I × B + D। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, और इनको जोड़ने पर जो प्राप्त हुआ ये भी क्या हो गया, एक सम्मिश्र संख्या हो गया। क्या हो गया, क्योंकि सम्मिश्र संख्या में वास्तविक टर्म और काल्पनिक टर्म दोनों होना चाहिए, तो उसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जोड़ना है तो यहाँ पर 2 और -6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, -4 होगा। अब यहाँ पर क्या है कि I तो कॉमन हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, तो I 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम समझते हैं कि इसके कुछ नियम को समझते हैं, योग के नियम। तो पहला नंबर पे आता है समवरक नियम। क्या आता है, और ये जो नियम आप पढ़ रहे हैं ये 8वीं क्लास में आपको पढ़ना था। ये समवरक नियम है, क्रम विनिमय नियम है, ये सब हम लोग 8वीं क्लास से पढ़ रहे हैं। क्या से? हाँ, दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, वहां पर वास्तविक संख्या के लिए पढ़ना है, वहां पूर्णांक संख्या के लिए पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? पूर्णांक संख्या के लिए पढ़ना है, परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है, इसके लिए पढ़ना है समवरक नियम। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, सम्मिश्र संख्या के लिए समवरक नियम पढ़ रहे हैं। दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल एक सम्मिश्र संख्या ही होती है। जैसे कि आप देखिए कि इन दोनों को जोड़े हैं तो रिजल्ट क्या दिया है, -4 + I8। देखिए माइनस से आप ये नहीं समझिए कि माइनस से काल्पनिक संख्या हो गया, माइनस काल्पनिक नहीं होता है। प्लस में आए माइनस में आए सब क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन अंडर रूट के अंदर कोई अगर टर्म माइनस में आ जाए तब क्या होता है, वो काल्पनिक संख्या होता है। और इसको हम लोग आई से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। यानी कि जहां आपको आई दिखाई देगा वही क्या होगा, काल्पनिक पद होगा। कोई दिक्कत है? समवरक नियम कहता है कि दो सम्मिश्र संख्याओं को आप योग करते हैं, जोड़ते हैं, तो एक सम्मिश्र संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। अर्थात सारी सम्मिश्र संख्याएं Z1 तथा Z2 के लिए Z1 + Z2 क्या होगा, एक सम्मिश्र संख्या होगा। यानी आप कोई भी सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं तो वो सम्मिश्र संख्या ही क्या होगा, प्राप्त होगा। अगला नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है कि क्रम को चेंज कर दिया जाता है। जैसे दो सम्मिश्र संख्या ले लिए हम Z1 और क्या ले लिए हम, Z1 + Z2 आप कीजिए या Z2 + Z1 कर दीजिए तो भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि Z1 बराबर हम ले लिए 3 + 4i, ठीक है, और Z2 हम ले लिए 5 + 3i, ठीक ना। अगर आप Z1 + Z2 कीजिएगा तो वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ जोड़ेंगे, 3 में क्या जोड़ देंगे हम, तो 3 + 5 जोड़ेंगे, प्लस काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़ेंगे तो 4 प्लस क्या करेंगे हम, 3 करेंगे। रिजल्ट क्या दे देगा, ये 5 3 8 + I × 7 दे देगा। अगर इसको पलट के हम जोड़ लें, Z2 पहले कर ले और Z1 को हम क्या कर लें बाद में, तो Z2 का एलिमेंट पहले लिखाएगा 5 प्लस कितना हो जाएगा 3। Z1 वाला जो एलिमेंट है वो पहले लिखेंगे, Z2 वाला बाद में लिखेंगे, प्लस I तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, Z2 वाला पहले लिख लेंगे हम और Z1 वाला बाद में। ये हो जाएगा 8 + I × 7। क्या रिजल्ट में कोई परिवर्तन आया? तो यही बात बोल रहा है कि क्रम विनिमय नियम के लिए भी सत्य होता है। Z1 + Z2 अब कीजिए, ये Z2 + Z1 कीजिए, दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ये उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला है साहचर्य नियम। किन्हीं 3 सम्मिश्र संख्या के लिए आप साहचर्य नियम बनाते हैं, यानी कि पहले दोनों को जोड़िए और उसके बाद में तीसरा को जोड़ दीजिए। 3 सम्मिश्र संख्या लेना है, Z1 Z2 और Z3। पहले दोनों को जोड़ करके उसके बाद तीसरा को जोड़िए तो भी वही रिजल्ट देगा। लास्ट वाला दोनों को जोड़ करके पहले वाले में जोड़ दीजिए तब भी रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आएगा। अगला है योगात्मक तत्समक का अस्तित्व। योगात्मक तत्समक उसे कहते हैं कि जिसको जोड़ने पर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे क्या कहते हैं,
जैसे 5 में हम क्या जोड़े कि 5 ही रह जाएगा, तो इसमें बोलेंगे 0, तो 0 को कहते हैं योगात्मक तत्सम। क्या कहते हैं? यानी कि एक समिश्र संख्या हमको z लेना है, z में हम क्या जोड़ेंगे बताइए, कि z ही रह जाएगा, 0 को जोड़ेंगे। तो क्या ये समिश्र संख्या है 0 की नहीं है? 0 भी एक समिश्र संख्या है, इसको हम 0 प्लस 0 i लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 0 से गुना होगा तो 0 कर देगा, तो 0 प्लस 0 क्या बन जाएगा? 0। तो समिश्र संख्या 0 प्लस i0 योगात्मक तत्समक अथवा शून्य समिश्र संख्या कहलाता है। कौन सा कहलाता है? शून्य कहिए या योगात्मक तत्समक कहिए, जिससे कि प्रत्येक समिश्र संख्या z जो होगा z प्लस 0 आप करते हैं तभी क्या रहेगा? z रहेगा। लेकिन कभी भी अगर हमको समिश्र संख्या से अगर 0 से बताना होगा तो 0 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 प्लस i इंटू 0। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रत्येक समिश्र संख्या z बराबर a प्लस आई बी, समिश्र संख्या का भी परिभाषा ही है। के लिए हमें समिश्र संख्या क्या करना है? अब योगात्मक प्रतिलोम बना है ना, यानी कि बताइए 5 में हम क्या जोड़ देंगे कि 0 बना देगा? बोलिए 5 में क्या जोड़ देंगे हम? तो -5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो चीज है उसमें क्या करना होगा? माइनस लगाना होगा। 4 में क्या जोड़ देंगे कि 0 बना देगा? -4। तो यहां से योगात्मक जब भी प्रतिलोम की बात बोलेगा ठीक उसका निगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा? तो जेड ए प्लस आई बी के लिए हमें समिश्र संख्या क्या हो जाएगा? -a प्लस आई इंटू माइनस, इसको माइनस जेड के द्वारा दर्शाया जाता है या प्राप्त होता है, जो कि योगात्मक प्रतिलोम अर्थात जेड का ऋण कहलाता है। जेड का क्या कहलाएगा? निगेटिव कहलाएगा। हम प्रेक्षित करते हैं कि जेड प्लस माइनस जेड क्या होगा? 0 होगा। ये सब माइनस जेड को क्या बोलेंगे हम? योगात्मक तत्समक। क्या बोलेंगे? अब दो समिश्र संख्याओं का अंतर की बात कर ली जाएगी। दो समिश्र संख्याओं का जो अंतर होगा निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाएगा कि Z1 माइनस Z2 है ना, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं Z1 प्लस माइनस Z2। नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो जब भी हमको अंतर को दर्शाना होगा तो उसको हम प्लस के रूप में क्या करते हैं? दर्शाते हैं, बशर्ते कि माइनस का गुना हम अंदर करा देते हैं।